हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है स्मृति विज। शी हैज डन हर ग्रेजुएशन फ्रॉम हंसराज कॉलेज दिल्ली। शी हैज डन हर मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स and Hmm. then she went to Harvard University for masters in public policy. And right now she is associated with ORF and Observer Research Foundation, which is one of the top think tank in the world. And Hmm. she has worked in United Nations in New York, and she has expertise in the Middle East affairs, especially in terms of economy and what is happening in the global politics. Today we are going to discuss about a very kind, I would say it's quite weird that Trump is saying something like that, Hmm. because जो ट्रेडिशनल जियोपॉलिटिक्स के फ्रेंड्स हैं तो वी यूजुअली कंसीडर यूएसए एंड यूरोप टुगेदर। Hmm. एंड जनरली जो चीजें आजकल हो रही हैं, इट स्टार्टेड एज अ ट्रेड वॉर, बट इट इज काइंड ऑफ Cold War Part 2 with Hmm. China, which is happening. But it's quite weird that Trump is saying something like that, that we can make a group C5 जहाँ पे Russia, China, US, India and Japan can come together. And he Hmm. clearly ignored Europe. Maybe Hmm. he's some sort of pissed off with what is happening in Europe. है ना? तो आज हम लोग उसी C5 के बारे में बात करने वाले हैं, which is proposed भी नहीं कहूँगा मैं एज इन अ वे, बट yes, he said something about कि नया ग्रुपिंग बना सकते हैं हम लोग। Hmm. और ट्रम्प का, टू बी ऑनेस्ट, वो क्या कहता है उसके ऊपर हम लोग, वो सुबह कुछ कहता है शाम को कुछ कहता है, उसकी स्टेटमेंट्स कोई बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होते वो जो देता है। बट ये प्रपोजल बड़ा यूनिक अपने आप में। C5 एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ क्या हम लोग जा रहे हैं? पुराना वर्ल्ड ऑर्डर जो कि विच वॉज नेटो बेस्ड और WTO जो ब्रेटन वुड्स वगैरह बने थे उससे हम लोग थोड़ा अलग जा रहे हैं, या फिर Hmm. यूरोप अभी ये समझ चुका है कि यूएस ये समझ चुका है कि भाई अब नया प्लेयर आ गए मार्केट में। सो वो जो रियलिटी थी आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, इट हैज बीन चेंज्ड नाउ। तो लड़के कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर कि वर्ल्ड ऑर्डर में आप अपने आप को एडजस्ट करो, दूसरे प्लेयर्स को भी आइडेंटिफाई करो। आई थिंक यूएसए थोड़ा उस रियलिटी चेक को समझ गया, क्योंकि आई थिंक यूएसए ने कोशिश किया है चाइना को थोड़ा आइसोलेट करने का, बट वो कर नहीं पाया। तो आप से प्लीज मैं इसके बारे में ही जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा सिनेरियो है, तो पहले तो एक बार ये बताएं देखने वालों को, हमारे व्यूअर्स को, कि ये C5 है क्या और इसके पीछे की थोड़ी कहानियां बताएंगे तो। हाँ जी, तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि C5 एक कुछ अनाउंस्ड ग्रुपिंग नहीं है, ये बस एक अभी आइडिया है जो कि एक यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में लीक हुआ था। तो ये ऑफिशियल अभी यूएस गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट भी नहीं है। इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट ने डिनाई किया है कि ऐसी कोई ग्रुपिंग है। बट कभी कभी इस चीज़ को हम लोग ट्रायल बलून डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि कभी कभी गवर्नमेंट अपने आप कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लीक कर देती है और ताकि ये देखने को मिले कि लोगों का क्या रिएक्शन है। बट अभी ये एक स्पेक्यूलेटिव डॉक्यूमेंट है, बट तभी भी इंटरेस्टिंग होगा इसको एनालाइज करना। तो C5 का मतलब है कोर 5, जैसा आपने कहा कि 5 टॉप नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, इंडिया एंड जापान, इनको एक साथ लेकर आना। अगर हम लोग इसको टू बिगिन विद एनालाइज करें, इसको हम दो चीज़ों से एनालाइज कर सकते हैं। एक तो कि कौन से प्लेयर्स हैं टेबल पे, और सेकंड है कौन से लीडर्स हैं टेबल पे। तो इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, ऑफ कोर्स कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांग है और जिनकी मिलिट्रीज भी बहुत स्ट्रांग है, तो बोथ बहुत ही स्ट्रांग कंट्रीज हैं ऑन द टेबल। बट अलॉन्ग विद दैट ऐसे लीडर्स हैं, अगर आप देखो मोदी, पुतिन, जी जिनपिंग, टाकाशी, जो कि आर वेरी स्ट्रांग लीडर्स। एंड ये वैसे लीडर्स नहीं हैं जो कि आराम से ट्रंप के प्रेशर में आ सकें। इनफैक्ट पीएम मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन, जी जिनपिंग, इनके साथ जो अभी थोड़ा टैरिफ के बारे में इश्यूज चल रहे हैं, रशियन ऑयल के बारे में इश्यूज चल रहे हैं, ये ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने आसानी से बैक डाउन नहीं किया है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखकर ये एक ऐसी ग्रुपिंग है कि अच्छा, हम लोग इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि अगर प्रेशर से बात आगे नहीं बढ़ रही तो मे बी एक स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग से अमेरिका का एजेंडा आगे बढ़ सकता है। Now talking about, sorry. ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, so and the other thing is कि यूरोप क्यों नहीं है इस ग्रुपिंग में, एंड व्हाट डज दैट मीन फॉर नेटो, जो आपने बोला। तो यूरोप के साथ आई थिंक यूएस का इशू इंक्रीजिंगली ये आ रहा है दैट यूरोप की फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ओनली ऑन आइडियोलॉजी।
लेकिन अंडर ट्रम्प यूएस फील्स कि सिर्फ आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ड गेन्स इंपॉर्टेंट है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो यूएस को जो हार्ड ट्रांजैक्शनल गेन्स है, हार्ड पावर पॉलिटिक्स, जो कि यूएस इंक्रीजिंगली अब बिलीव करता है, उसको सेंटर स्टेज पे लाती है कि वी डोंट हैव टू अग्री विद ईच अदर टू डू बिजनेस विद ईच अदर। अब मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ यहाँ पे, खासकर फ्रांस, यूके और जर्मनी को लेके, क्योंकि हम्म। पूरे यूरोप को हम लोग एक यूनिट मान रहे हैं, बट उसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, चलो इटली को भी फिलहाल हम छोड़ सकते हैं, लेकिन फ्रांस, जर्मनी और यूके को भी इग्नोर किया गया, स्पेशली यूके को, जो उसका एक हिस्टोरिकल बहुत बड़ा फ्रेंड भी रहा है। उनको हम्म। इग्नोर करने का क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि यूके भी काइंड ऑफ हार्ड पॉलिसी में तो बिलीव करता है, और जबकि वो अब तो ब्रेग्जिट भी हो गया था, उसके बाद तो हम्म। आई थिंक वो अपने आप को एक सेपरेट यूनिट के तौर पे या पावर के तौर पे प्रोजेक्ट भी कर रहा है। यूके को क्यों इग्नोर किया गया है, जबकि उनका वो इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं, आइडियोलॉजी भी शेयर करते हैं, एंसेस्ट्री भी शेयर करते हैं, लैंग्वेज सब कुछ शेयर ही करते हैं। क्या रीजन हो सकता है यूके को? आई थिंक इट विल बी, ये बोलना कि क्यों एक्सक्लूड करा गया है, वो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आंसर करना, क्योंकि काफी कंट्रीज एक्सक्लूडेड है, राइट। और यूके एंड यूएस ऑलरेडी अच्छे रिलेशंस हैं, टैरिफ भी उनका मतलब कंट्रोल्ड है, देयर वाज सम टेंशन विद रिस्पेक्ट टू टैरिफ, अब वो भी थोड़ी रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। आई थिंक जो ग्रुपिंग्स इसमें हमने जो इंक्लूड हुई हैं, जो कंट्रीज इंक्लूड हुई हैं, वो कंट्रीज हैं एज आई सेड, जिनके लीडर्स बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत इंक्रीजिंगली रेलिवेंट हैं। आई थिंक उसको हमें उस वे में एनालाइज करना चाहिए कि क्यों इंक्लूड करा गया एज अपोज टू क्यों एक्सक्लूड किया गया। इसमें कभी ट्रम्प ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है डेड इकोनॉमी है, और वो सब मतलब जिस तरह से वो लैंग्वेज यूज करते हैं तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि इंडिया का कोई रेलिवेंस नहीं है जियो पॉलिटिक्स में। वहीं दूसरी तरफ जो इस तरह की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भैया हम लोग इंडिया को भी रखेंगे जी इस C5 के अंदर। हम्म। और जबकि G7 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इवन देयर वाज दिस कंडीशन के इफ देयर इज दिस पीस डील बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, देन रशिया कैन अगेन बी इंक्लूडेड इन G7 एंड इट कैन बिकम G8। तो हम्म। एक तरफ वो G7 को G8 की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जो है C5 की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे बैलेंस कैसे बना रहे हैं वो लोग यहाँ पे? सी आई थिंक G7 एंड इवन G20, अगर हम इनके बारे में बात करें, तो G7 इज व्हाट इट इज ग्रुपिंग ऑफ 7 मोस्ट एडवांस्ड डेमोक्रेसीज। अगेन एक आइडियोलॉजिकल उसके अंदर फ्लेवर है, राइट। G20 इज वेरी लार्ज, इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ द लार्जेस्ट 20 इकोनॉमीज, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आई थिंक ट्रम्प का और जनरली द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है, विच इज ऑल्सो इंटरेस्टिंगली जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की बहुत टाइम से रही है, विच इज कि हम मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं एंड वी वांट टू वर्क विद पीपल जो हमारे को बेनिफिट करे। एंड अब इंटरेस्टिंगली यूएस भी उसी चीज में बिलीव कर रहा है, विच इज हार्ड पावर पॉलिटिक्स। तो आई थिंक आपको ये ऐसा लग रहा है कि एट वन पॉइंट यूएस एक्स बोलता है एंड वन पॉइंट वाई बोलता है, बट दैट इज द पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, कि जहां पे मुझे फायदा दिख रहा है उस चीज के साथ मैं अलाइन रहूंगा, और जहां पे मेरी कंट्री को नुकसान हो रहा है आई डोंट वांट टू गो डाउन दैट रोड। ओके, सो हम एक ये चीज देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है इट्स बीन लाइक डोमिनेटेड बाय यूरोप और अमेरिका, बेसिकली अमेरिका। यूरोप तो बस आई वुड से कि थोड़ा सा वो सपोर्टिंग एक्टर की तरह ही काम करता है। तो जिसमें तो क्या उनका रेलेवेंस कम होता दिखेगा क्या हमें? वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO, तो क्योंकि यूएसए अभी या तो बायलेटरल में ज्यादा बिलीव कर रहा है डीलिंग में, या फिर इस तरह की ग्रुपिंग में बिलीव कर रहा है जहां पे यूएसए कैन शो के भाई हाँ मतलब अगर मैं बोलता हूं तो मेरी बात में, क्योंकि UN वगैरह को भी वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता रेलेवेंस देते हैं। NUC क्लाइमेट चेंज जो कि दुनिया के इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी दे जस्ट क्विट UNFCCC क्योटो, एंड देन दे क्विट पेरिस ऑल्सो, दे क्विट बायोडाइवर्सिटी समिट्स ऑल्सो, तो दे इवन दे क्विट WHO ऑल्सो। तो जो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनके स्ट्रॉन्ग और रेलेवेंट रहने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि यूएसए वाज इंटरेस्टेड इन दिस। अब क्योंकि यूएसए ने यहां से बैकडाउन कर लिया है, तो क्या अब इन ऑर्गेनाइजेशंस का रोल भी यहां पे कम दिखेगा? और ये जो नई ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, जैसे मान लो कोड हो गया, या C5 हो गया, या और कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे I2U2, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का क्या भी रेलेवेंस बढ़ेगा फ्यूचर में? और जो
हिस्टोरिकल जो हमारे पास थी कन्वेंशनल, उनका रोल कम होगा, आपको लगता है इससे? डेफिनेटली, एंड आई थिंक इसके दो तीन रीजंस हैं। फर्स्टली, ये जो बहुत लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके अंदर ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, कंसेंसस बिल्डिंग स्लो होती है, एंड जो आप गेन्स देखते हो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होते हैं। वेर एज ये जो स्मॉलर ग्रुपिंग्स हैं जो आपने मेंशन किया, I2U2, क्वाड, इनफैक्ट इवन IMEC, इनके ये मिनी लैटरलिज्म कहते हैं। लाइक UN इज मल्टी लैटरलिज्म, दिस इज मिनी लैटरलिज्म, कि कुछ कंट्रीज एक साथ आके काम करती हैं, एंड बिकॉज शेयर्ड गोल्स होते हैं ऑलरेडी, वो कंट्रीज ही साथ, ऐसी ही कंट्रीज साथ आती हैं जिनका एक शेयर्ड गोल होता है दैट दे आर चेजिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन क्विकर होती है, गेन्स क्विकर होते हैं। सो इन जनरल आई थिंक द वर्ल्ड इज ईदर मूविंग टुवर्ड्स बायलैटरलिज्म और मिनी लैटरलिज्म। ओके, सो ये बोलने वाली बात है, लेकिन मतलब जो बोला गया है C5, आपको लगता है फिजिबल है? क्योंकि ऐसे तो पहले कई सारी बातें बोली गई हैं, रशिया चाइना नेक्सस या US चाइना नेक्सस, इवन रशिया इंडिया चाइना नेक्सस, क्योंकि ये बातें तो बोली जाती हैं एज अ प्रपोजल के तौर पे। बट क्या ये फिजिबल है? जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स में यूक्रेन रशिया वो सब वहां पे चल रहा है, ट्रेड वॉर चाइना के साथ चल रहा है, और जापान और चाइना की जिस तरह से राइवलरी है, रशिया और हम्म। जापान की राइवलरी है, उस हम्म। कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि ये रेलिवेंट होगा? क्योंकि हमने देखा है इसको कई बार, बिम्स्टेक को देखा है, एशियान को देखा है हमने फ्लोप होते हुए, बिकॉज कंट्रीज के बीच में आपस में ही जो है वो बात नहीं करती हैं ढंग से। तो उसका रेलिवेंस क्या है? लाइक फिजिबल भी है ये, या सिर्फ एक हवा में बोला गया कुछ ऐसा है? आई थिंक हमें ये सोचना होगा कि फीजिबिलिटी हम कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, राइट? अगर फीजिबिलिटी है कि एक G20 टाइप की समिट होगी, राइट, जहाँ पे लीडर्स आएंगे और मिलेंगे पीरियोडिकली, तो मुझे लगता है कि शायद इतना फीजिबल ना हो। बट अगर हम इसको ऐसा ग्रुप देखें जो कि ओकेजनली एडहॉक मीटिंग्स करता है और फोकस्ड, बहुत ही स्मॉल फोकस, नैरो बार्गेन्स होती हैं इस ग्रुप के बीच में, और क्राइसिस डिप्लोमेसी टाइप का देखें, तो फिर आई थिंक दिस कैन वर्क। अच्छा, मेरे दिमाग में ना एक एनालॉजी ऐसे आ रही है, 90s की मूवीज में हम लोग देखते थे ना कि किसी सिटी में या किसी जगह पे जो कुछ गैंगस्टर्स होते हैं, कुछ गैंग्स होती हैं, तो गैंग्स अपना एरिया और एक्सपर्टीज डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये मेरा एरिया है और ये मेरा एक्सपर्टीज है, राइट? हम्म। कि भाई मैं फिरौती लूंगा, तुम किडनैपिंग करना, मैं ड्रग्स बेचूंगा, उस टाइप का। अब हम्म। वैसे तो वो राइवल्स हैं, बिकॉज वो सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने एरिया डिसाइड कर लिया है जस्ट टू मेंटेन पीस। हम्म। तो ऐसा हो सकता है क्या कि भाई ये जो ग्रुपिंग बनाई है इनकी एक स्पेसिफिसिट, मतलब जैसे जापान की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, USA जो है वो डिफेंस, चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, रशिया जो है मान लो नेचुरल रिसोर्सिस, और इंडिया जैसे मान लो सर्विस सेक्टर में या फिर लेबर प्रोवाइडर, कुछ ऐसा हो सकता है क्या इस ग्रुपिंग का कि यार देखो हम लोग एक साथ चलेंगे क्योंकि हम लोग दूसरे को बेसिकली कंटेन तो नहीं कर सकते, वो चीज़ हम समझ चुके हैं। तो क्या हम ऐसा होगा कि फ्यूचर में कि अगर ऐसा कुछ बनता है तो भाई तुम इसमें देख लो, तुम इसमें देख लो, लेकिन एक एक कॉमन गोल है पीस, हम्म। हम पीस पे फोकस करें? हाँ जी, आई डाउट इट, बिकॉज एक्चुअली इतनी डिफाइंड नहीं है ये लाइंस, राइट? अभी अगर आप देखो, US इज द लीडर इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बट चाइना भी बहुत ही जल्दी कैचअप कर रहा है, राइट? एंड उनको भी पता है कि मैन्युफैक्चरिंग गेन्स आफ्टर अ पॉइंट प्लेटो हो जाएंगे, एंड टेक्नोलॉजी इज द वे इन विच दे कैन एक्चुअली हैव दे कैन स्केल देयर इकोनॉमी। सो चाइना भी टेक्नोलॉजी में फोकस कर रहा है। डिफेंस सिर्फ एक कंट्री को देना, हाउ कैन कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना गिव देयर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टू अ कंट्री लाइक US, राइट? इतने डीप सीटेड ट्रस्ट हैं कि वो होना मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा, फॉर टू रीजंस, क्योंकि ऑलरेडी ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी है, और दूसरा, इन कंट्रीज के एम्बिशंस सिंगल माइंडेड नहीं है। इन कंट्रीज के एम्बिशंस हैं कि वी वांट टू बी एवरीवेयर एंड वी वांट टू डू एवरीथिंग। तो आई थिंक वैसा शायद नहीं होगा, बट येस, इट विल बी समथिंग लाइक कि अगर कोई भी क्राइसिस हो रही है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर रहा है, तो दैट कुड बी रिजॉल्व। लाइक फन थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज कि जैसे US ने अभी रशियन ऑयल पे बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाए थे, सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए थे, और इंडिया भी उससे बहुत इम्पैक्टेड था। नाउ समथिंग लाइक दिस आई फील
कैन बी अ गुड डिस्कशन पॉइंट इन दिस ग्रुपिंग, क्योंकि ये इन तीनों पार्टनर्स को इम्पैक्ट करता है. दिस इज अगेन बेस्ड ऑन लाइक जियो इकोनॉमिक्स. सो आई थिंक दिस कुड बी अ वे टू रिजॉल्व. ये बहुत नैरो एजेंडा है, तो आई थिंक ये नैरो क्राइसिस बेस्ड एजेंडा इसके लिए बहुत अच्छा है. पर उसमें अगर C5 को फिजिबल होना है और प्रैक्टिकल होना है, तो कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक सो के कंट्रीज को अपनी पावर तो थोड़ी सरेंडर करनी पड़ेगी, अपनी सोवरेनिटी भी सरेंडर करनी पड़ेगी? क्योंकि जब आप, क्योंकि यूएन के अंदर भी तो ऐसा होता है, मतलब यूएन के अंदर भी आप एक लार्जर कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, तो कहीं ना कहीं सोवरेनिटी थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, बिकॉज आपको उसके WTO में भी ऐसा होता है ना, कि अगर आई अंडरस्टैंड, विच इज वाई आई थिंक अभी ये सारे इंस्टीट्यूशंस इतनी इनका ट्रैक्शन कम हो रहा है इन इंस्टीट्यूशंस का, राइट? बिकॉज ओवरऑल आई थिंक अब जियो पॉलिटिक्स इज बिकम लेस अबाउट आइडियोलॉजी एंड इट इज बिकम मोर अबाउट नेशनल गेन्स, राइट? तो लोगों को, मतलब कंट्रीज आर थिंकिंग अबाउट दिस मोर डीपली. सो आई फील कि सॉवरेनिटी, आई डोंट थिंक इस ग्रुपिंग में कोई भी सरेंडर करना चाहेगा. आई थिंक इट विल बी, अगर इफ दिस इवन हैपन्स, जो कि अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इट विल बी बेस्ड ऑन क्राइसिस डिप्लोमेसी ऑन नैरोअर टॉपिक्स. यूरोप का क्या फ्यूचर लगता है आपको इस कॉन्टेक्स्ट में? यूरोप, क्योंकि यूरोप में इनोवेशन भी बहुत कम हो रहा है। इवन आज मैं पढ़ रहा था कि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिकन टेक कंपनी से टैक्स लगा के ज्यादा पैसा कमाया है रादर देन अपनी लोकल कंपनी से। तो हम्म. यूरोप इज लैगिंग बिहाइंड, चाहे वो इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात को समझता है कि यार दे आर लूजिंग पार्टनर्स, तो इनको थोड़ा सा अभी साइडलाइन करके लेट्स जस्ट बैट ऑन द विनिंग पार्टनर्स लाइक जापान और इंडिया। सी आई थिंक हिस्टोरिकली यूरोप का तीन इश्यूज रहे हैं लीडिंग अप टू, आई थिंक, द यूक्रेन क्राइसिस. फर्स्ट इज कि यूरोप ने जो भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी है वो यूएस को आउटसोर्स करी है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी चाइना को आउटसोर्स करी है, और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी रशिया को आउटसोर्स करी थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस यूरोप बिकेम वेरी वल्नरेबल to all of these geopolitical movements. So I think Europe has realized that, or is at least realizing that. For example, very recently Denmark ने US को एक security threat declare किया है, which is a very big thing. You know, Denmark is one of the founding members of NATO. So, and of course, Europe has had to rethink energy security completely after the Ukraine-Russia conflict. So I think Europe is now realizing कि there were certain things that were not very well aligned in their foreign policy and also their domestic decisions. And up slowly, Europe will have to adapt, if they want to keep themselves secure in all of these three aspects. I think we need to do a separate whole discussion about Europe, its past, present, and future, in terms of technology, economy, or the strategic autonomy, that the future itself for this whole grouping, because उसके अंदर ही बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं। मतलब वो हम लोग एक सेपरेट डिस्कशन मुझे लगता है करेंगे भी, और इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। Yes, yes. इस बीच में आई एम मोर इंटरेस्टेड कि इंडिया का क्या रोल प्ले करेगा, चाहे वो C5 हो, चाहे G20 हो। इंडिया कैसे टैकल करेगा यहाँ पे सिचुएशन को? बिकॉज इंडिया इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग लाइक बिटवीन रशिया ऑन वन साइड, चाइना इज देयर, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर सो मेनी थिंग्स ऑल्सो, एंड आइडियोलॉजिकली वी आर मोर इंक्लाइंड लाइक डेमोक्रेसी। और आजकल 1992 के बाद जब हम लोग ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, वी आर मोर अलाइंड टुवर्ड्स यूएसए इन दैट सेंस। Defense wise, we are totally dependent on Russia, and for so many raw materials and manufacturing, we are dependent on China. और उनके साथ हमारा डेफिसिट है, यूएसए के साथ हमारा सरप्लस है। इंडिया कैसे मैनेज करेगा? तीन फ्रेंड्स बोले या फिर पार्टनर्स को बोले? I think partners is the right terminology, and I think India के लिए overall I feel I can see this as a positive for India, and इसके दो reasons हैं. Firstly, there it is recognition that India is indispensable leader now.
which of course is important. India is a part of some other groupings also, such as the G20, such as BRICS, and it strengthens that position agar India has is part of another very powerful group. And secondly, I feel like this, as I said to begin with, कि जो multilateralism, जो multi alignment India has been talking about for decades now, this is again, you know, that stamp which says कि yes, multi alignment is what most countries are now moving towards. Agar China, if US is okay to sit on the same table as Russia and China, so you know, India's ideology that nation first and doing things that is best for its own people, I think it will gain more traction, you know. And अगर US is happy to work with Russia, तो फिर जो US tariffs हैं on Russian oil, तो you know, it will become easier for India to question that कि you are okay working with Russia on this, so you know, why can't we buy oil? And we have a very and we are a very under resourced country. We need to buy oil at its best prices, वरना हमारी ही population impact होगी, हमारी inflation impact होगी. So I think those things would become more center stage, which has always been India's ideology. ओके मतलब वैसे तो देर इज अमेरिका और रशिया को एक्सपीरियंस है साथ काम करने का. आई थिंक लेट 90s और अर्ली 2000s में दे वर क्वाइट क्लोज आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर. लेटर ऑन समथिंग एल्स आल्सो हैपेंड. एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो क्या इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि लाइक दिस इज काइंड ऑफ राइज ऑफ स्टेचर ऑफ इंडिया इन द जियोपॉलिटिक्स एंड लिटिल बिट डाउनफॉल ऑफ अमेरिकन स्टेचर. क्योंकि अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग रशिया को और चाइना को अपने इक्वल बैठा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं दे हैव एक्सेप्टेड इट के नाउ दे हैव अराइव्ड. See, I feel they have arrived, especially India, China, these, like, they have arrived for a while, you know, and I don't think it's about global recognition. It's about the numbers, you know. They are one of the largest economies, they have one of the largest militaries. ये सब कुछ आप ही बोल रहे थे कि 126 countries का number one trading partner, you know. So these things are dictated by numbers, you know, and of course the numbers become stronger and more heard if you have the perception on your side. But I think India's rise, China's rise, they are not debated debated realities anymore. It is what is there to stay. I think US has understood the world order, the shifting world order. I think what will be important is for US to not only work with this shifting world order, but also understand how to keep its allies happy, right? Which is Europe, and Europe has been a very strong US ally. So उन दो चीज़ों को कैसे balance करना, along with you know, focusing on realizing its national gains, just like we all want to. Even India focuses on nation first. So how do you realize these three things together is what is going to be tricky. Okay, so I think wrap up करने से पहले I would like to know your own basically personal opinion. Do you think अगर ये lines feasible होती है, let's in a parallel universe, do you think it will lead to more world peace or it will create more turbulence? See, I always feel that one thing that is better is having communication as opposed to no communication. I think we saw this during the Cold War also. I think the only thing that stopped from it becoming a full-blown war or nuclear conflict was the fact that there was a lot of backdoor conversations between US and USSR. So I feel if this is a platform that leads to more communication, even if there are disagreements, I think that is a step in the positive direction. Great. So पॉजिटिव नोट पे ही एंड होना चाहिए. एक्चुअली वर्ल्ड, मतलब मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री व्हेन देयर इज लार्जली पीस आफ्टर 45. छोटे छोटे इधर उधर इश्यूज होते रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट लार्ज स्केल पे मेरे ख्याल से दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड कि हमने पीस देखा है. और जबकि the wars are really increasing in the world if you see.
but it's not a conflict where all the countries are, embroiled in, or like a large part of countries are embroiled in, which was like the वॉर स्टार्ट, मतलब हम लोग रशिया यूक्रेन को एक फुल ब्लोन वॉर के तौर पे देख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो हम लोग के हमास और इसराइल को फुल ब्लोन वॉर कहेंगे, बिकॉज गाजा इज सो स्मॉल, तो उस सिचुएशन नहीं है कि इट्स लाइक। But I think वहाँ पे भी the impact is a lot, because the population density is very high. So if you see in terms of number of casualties and numbers of life impacted, it is also a significant conflict. या ओके, सो बट एक अच्छी बात यह है कि जब कहीं पे इस तरह के इश्यूज शुरू होते हैं, उसको एंड करने के प्रपोजल्स और बहुत आ भी जाते हैं लोग कि भाई इसको खत्म करो, है ना, कि ये ठीक नहीं है। अब रशिया यूक्रेन वाला जो है वो खींच रहा है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन उसको दूर करने की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। कि वर्ल्ड लार्जली नहीं चाहते कि एस्केलेट हो चीज़ें, चाहते हैं कि Hmm. यहाँ पे ख़त्म हो जाएं, और जैसे भी करके ठीक। तो कहीं ना कहीं उस सेंट की तरफ देखें तो, हालांकि मैं इस बात को लेके नहीं आना चाहता था कि जो 45 के बाद जो वर्ल्ड पीस लार्जली रही है, उससे पहले हम लोग देखें तो इसमें डब्ल्यूटीओ या ग्लोबलाइजेशन या वर्ल्ड ओपन इकोनॉमी सिस्टम जो सेटअप हुआ, उसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। और नाउ वर्ल्ड इज गेटिंग मच यू नो क्लोजर। जो इकोनॉमीज हैं, दे आर बिकमिंग काइंड ऑफ मोर Hmm. आइसोलेशनिस्ट इन दैट वे। तो थोड़ा सा इनवर्ड लुकिंग हो गई हैं, और एवरीबडी इज ट्राइंग टू से कि भैया हम सबको आत्मनिर्भर बनना है ना, ताकि हम तो आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। एंड Hmm. इंटरडिपेंडेंसी लीड्स टू पीस ऑल्सो। तो वो जो That is true, but see, eventually ये जो आत्मनिर्भर का गोल चेज हो रहा है, eventually it boils down to comparative advantage. There are certain things जो एक कंट्री कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी या एक competitive प्राइस पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। सारे रिसोर्सेज होते ही नहीं है कंट्रीज के पास। So interconnectivity will continue because that is just basics of economics, that there is comparative advantage which is at play, and that is how world trade is dictated. ओके, कंपैरेटिव एडवांटेज पे हम लोग डेफिनेटली एक सेशन करेंगे, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग है। मैंने इसको ऊपर ऊपर से कभी कभी पढ़ा है, लेकिन मुझे कभी टाइम नहीं मिला इसको थोड़ा मैं डीप लेवल पे, मतलब एक प्योर इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखूं। और थोड़ा थोड़ा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, कंपैरेटिव एडवांटेज वो सब करके। लेकिन इस पे हम डेफिनेटली, मैं इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि इस पे हम लोग बिल्कुल, डेफिनेटली I'm बात an करेंगे। economist, so yes, I would be very हाँ, happy to talk about it. ठीक है। तो Hmm. अभी हम लोग रैप अप करने वाले हैं मैम। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हम लोग अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जैसे डिसाइड होगा तो आपको कम्युनिटी के चैनल पे या हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे आपको बता दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हो हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करें, तो आप भी जो है अपनी सजेशंस हमें बता सकते हो, कम्युनिटी टैब में बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, चिट्ठियां लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है। लेकिन अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए, तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। मतलब मैम जो एक्सपर्ट हैं डेफिनेटली आपके क्वेरीज भी लेंगी। और लॉन्ग टर्म मेरा विजन ये है कि हम इन सेशंस को लाइव रखें, ताकि लोग लाइव क्वेश्चंस भी पूछ सकें। ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन है, बट लेट्स होप कि ये थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए, लोग जुड़े हमारे साथ। एंड आई होप कि हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखें। और हमारा गोल ये नहीं है, बेसिकली फिलहाल अभी ये गोल नहीं है कि बहुत लार्ज ऑडियंस हो। हमारा सिर्फ गोल ये है कि ये नॉलेज धीरे धीरे स्प्रेड करे, जिसको चाहिए एक्चुअली, जो सीकर है नॉलेज का, वो आए, ढूंढे, और उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। ये ज़्यादा हमारा गोल है, रादर देन कि इसको बहुत अग्रेसिवली वो सब ऊपर लेके जाना। इट शुड बी आई थिंक अ नेचुरल ग्रोथ। और जिनको मतलब ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, जिसको ढूंढना होगा वो ढूंढते आ जाएंगे। ठीक है, खैर, इसको यही इस गोल पे एंड करते हैं। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सीखने को मिला, और आई Thank होप you फ्यूचर so में भी much. सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड गुड नाइट। Okay, thank you. Good night. ओके मैम।